फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर 2 लॉ दिए हैं और इसी के साथ साथ लेंस ने भी एक लॉ दिया था। आज के लेक्चर में हम इन लॉज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फेराडे के फर्स्ट लॉ को देखते हैं। सो फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। According to this law, any change in the magnetic field of a coil of wire will cause an EMF to be induced in the coil। हमें पता है कि जब भी किसी कॉइल में से मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो उस कॉइल के अंदर एक EMF पैदा करता है। ठीक है, दिस EMF इंड्यूस्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड EMF एंड इफ द कंडक्टर सर्किट इज क्लोज्ड द करंट विल आल्सो सर्कुलेट थ्रू द सर्किट एंड दिस करंट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। ये जो फ्लक्स के चेंज की वजह से कॉइल के अंदर EMF पैदा होता है, इस EMF को हम इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं, जो बैटरी या जो मेन वोल्टेज से डिफरेंट होता है। क्योंकि ये इंड्यूस होता है इसी वजह से हम इसको इंड्यूस्ड EMF बोलते हैं। और अगर सर्किट क्लोज है यानी तारें मिली हुई हैं तो इस इंड्यूस EMF की वजह से एक करंट भी चलेगा उस कॉइल में से, उस सर्किट में से, और उस करंट को हम इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। सो अगर हम इसको एक मरतबा फिर देखें कि व्हेन एवर वी चेंज magnetic field or flux through a coil, as a result of that an EMF is induced in the very same coil which will produce an induced current in that coil. This is called Faraday's first law of electromagnetic induction। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि फेराडे का जो फर्स्ट लॉ है ये इंड्यूस EMF की काज को बताता है। काज का मतलब है कि EMF इंड्यूस क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो आपने देखा कि इसका जो रीज़न है वो फ्लक्स का या मैग्नेटिक फील्ड का जो उस कॉइल के साथ लिंक होती है उसका चेंज होना है। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स जो है वो किसी कॉइल में से चेंज होगा तो उसके चेंज होने की वजह से एक EMF पैदा हो जाएगा। ठीक हो गया। मेथड टू चेंज द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ कॉइल। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स को चेंज करने के। तो बेटा इसमें एक तरीका है बाय मूविंग अ मैग्नेट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल। अगर हम किसी कॉइल से किसी मैग्नेट को दूर या नज़दीक लेकर आएंगे तो जो उसकी लाइनें होती हैं वो कॉइल में से कम ज़्यादा होती हैं और फ्लक्स चेंज हो जाता है। दूसरा, बाय मूविंग द कॉइल इनटू और आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेट को नहीं मूव करते पर कॉइल को मूव करते हो, मैग्नेट के नज़दीक या दूर लेकर जाते हो तो फिर भी फ्लक्स चेंज हो जाएगा। नंबर 3, बाय चेंजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप जो है वो कॉइल का एरिया कम ज़्यादा करोगे तो फिर भी लाइनें कम ज़्यादा हो जाएंगी और फ्लक्स चेंज हो जाएगा। एंड नंबर 4, बाय रोटेटिंग द कॉइल रिलेटिव टू द मैग्नेट। आप कॉइल को कभी हॉरिजॉन्टल कर देते हो, कभी वर्टिकल कर देते हो तो इसकी वजह से भी लाइनें चेंज हो जाती हैं। बेटा इसके अलावा और भी तरीके हैं, जैसे कि सेल्फ इंडक्शन में सेम ही कॉइल का करंट चेंज करने से फ्लक्स चेंज हो जाता है, या म्यूचुअल इंडक्शन में आप आगे जाकर देखोगे कि नेबर वाली कॉइल में से करंट को चेंज करने से जो उसके साथ में दूसरी कॉइल होती है उसका फ्लक्स चेंज हो जाता है। बहरहाल रीज़न कोई भी हो, किसी भी तरीके से अगर फ्लक्स चेंज होता है किसी कॉइल का तो उस कॉइल में जिस कॉइल का फ्लक्स चेंज होता है उसके अंदर एक EMF पैदा होगा, और अगर वो सर्किट क्लोज है तो फिर उसके अंदर एक करंट भी पैदा होगा और इस करंट को हम इंड्यूस करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये फेराडे का पहला लॉ है जो हमें इंड्यूस EMF के काज को बताता है। ठीक है, अब इसके बाद हम
फेराडे का सेकंड लॉ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फेराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यहाँ इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल is equal to the rate of change of flux that linkage with the coil। यानी जो EMF इंड्यूस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होता है जो उस कॉइल के साथ लिंक्ड होता है। यानी ये जो लॉ है ये हमें काज नहीं, पैदा होने वाले EMF के मैग्नीट्यूड बताता है, उसके मैग्नीट्यूड के साथ डील करता है। The flux linkage of the coil is the product of the number of turns in the coil and flux associated with the coil। ठीक है, तो ये जो दूसरा लॉ है ये हमें इंड्यूस ईएमएफ के मैग्नीट्यूड के साथ मतलब डील करता है और ये बताता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ जो फ्लक्स होता है किसी भी कॉइल के अंदर से, वो उस कॉइल के अंदर जो ईएमएफ पैदा होगा उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। और इसके अलावा फ्लक्स लिंकेज क्या है? फ्लक्स लिंकेज जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो ये जो दूसरा लॉ है इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ है ये देखो चेंज इन फ्लक्स अपॉन चेंज इन टाइम, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा। ठीक है, या फिर अगर हम इस फ्लक्स को n∅ यानी प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स एंड फ्लक्स चेंज जो है इसको बेटा हम फ्लक्स लिंकेज भी बोलते हैं, तो हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है, और आगे जाकर हम यहाँ पर माइनस साइन भी लगाएंगे जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा जब हम लेंस लॉ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। अब नंबर ऑफ टर्न्स का कोई यूनिट होता नहीं है, तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो फिर ईएमएफ जो इंड्यूस होता है उसको यूनिट हमें अगर हम डिफ़ाइन करें तो यूनिट बन जाएगा वेबर पर सेकेंड। ठीक है, जिसको हम मिलाकर क्या बोलेंगे? वोल्ट, क्योंकि ईएमएफ जो है वो वोल्टेज है तो उसका यूनिट भी वोल्ट होगा। तो अगर किसी कॉइल में 1 सेकेंड में से 1 वेबर फ्लक्स चेंज होता है तो उसके अंदर 1 वोल्ट इंड्यूस ईएमएफ जो है वो पैदा हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लेंज लॉ पर आ जाते हैं। बेटा फेराडे के जो दोनों लॉ थे वो इंड्यूस ईएमएफ की काज और उसके मैग्नीट्यूड के साथ डील करते थे, जबकि जो लेंज लॉ है वो इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को डील करता है। सो अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसकी जो स्टेटमेंट है, एन इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ डायरेक्शन सच दैट द करंट अपोजिस द चेंज दैट इंड्यूस्ड इट। यानी इंड्यूस्ड करंट हमेशा इस डायरेक्शन में फ़्लो करेगा कि जैसे वो अपनी ही काज को जो उसे पैदा कर रही है उसे अपोज या रेजिस्ट कर सके। दिस लॉ वाज डिड्यूस्ड इन 1834 बाय अ रशियन फिजिस्ट। रशिया का एक साइंटिस्ट था जिसने इस लॉ को 1834 में प्रपोज किया था और उसका नाम था हेनरिच फ्रेडरिच इमिल लेंज। ठीक है, तो पूरा नाम उसका ये था लेकिन हम उसको शॉर्ट में लेंज बोलते हैं और लॉ को क्या बोल देते हैं बेटा? लेंज लॉ। 1834 में रशियन फिजिस्ट ने ये लॉ दिया था। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट से आपको पता चला कि इंड्यूस करंट और इंड्यूस ईएमएफ जो है वो हमेशा इस डायरेक्शन में फ़्लो करता है कि जैसे वो अपनी ही काज को अपोज कर सके। ठीक है, अब इसमें इसी वजह से हम ये जो माइनस वाली साइन है ये यूज़ करते हैं कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो हमेशा जो है वो अपनी काज को अपोज करता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फिगर के ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर ये एक मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो जब ये साउथ पोल जो है इसको हम इस कॉइल में टुवर्ड्स मूव करवाते हैं तो टुवर्ड्स मूव करने की वजह से इस कॉइल का जो सामने वाला ये जो फेस है ये भी साउथ पोल बन जाएगा। और साउथ पोल बनाने के लिए इसमें से जो करंट है अगर हम देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज चलना शुरू हो जाएगा,
क्योंकि हमें पता है कि अगर किसी कॉइल के फेस में से करंट क्लॉकवाइज दिखे तो फिर वो साउथ पोल होता है। तो इस तरीके से अगर आप साउथ पोल को नज़दीक लेकर जाओगे तो कॉइल का सामने वाला फेस भी साउथ हो जाएगा और उसके लिए उसमें से जो करंट है वो क्लॉकवाइज चलेगा, क्योंकि साउथ ने साउथ को रेजिस्ट या अपोज करना है। और इसी तरीके से अगर आपको साउथ पोल को पीछे लेकर जाओगे तो ये जो कॉइल का सामने वाला फेस है ये नॉर्थ बन जाएगा, क्योंकि ये पीछे भी नहीं जाने देगा, नॉर्थ बनकर अब दोबारा इसको अट्रैक्ट करेगा। और नॉर्थ पोल बनने के लिए जो करंट है वो इसमें एंटी क्लॉकवाइज जो है इंड्यूस हो जाएगा। तो करंट ने हमेशा इस डायरेक्शन में इंड्यूस होना होता है कि जैसे वो अपनी ही काज को अपोज कर सके। साउथ पोल जब नज़दीक आता है तो साउथ को नज़दीक आने नहीं देना, इसलिए ख़ुद भी साउथ बन जाता है। और साउथ पोल जब दूर जाता है तो साउथ पोल को दूर भी जाने नहीं देना, इसलिए खुद नॉर्थ बन जाता है ताकि ये इसको अट्रैक्ट कर सके। ठीक है बेटा, थैंक यू।